नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और ये 8 PM शो जहां हम बात करते हैं राजस्थान की हर उस खबर की जिसकी वजह से राजस्थान की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। और देखिए, हनुमान बेनीवाल जो अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, तो एक बार फिर से वो अपने बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। और दरअसल उन्होंने इस बार बयान जो दिया है वो दिया है सचिन पायलट को लेके। हालांकि अगर आप राजस्थान की सियासत की इस महीने की ही अगर टाइमलाइन देख ले, यानी जो पिछला एक महीना ये गुजरा है अब तक, सिर्फ मई की बात नहीं कर रहा, अप्रैल से लेकर अब तक का महीने की अगर बात करें, तो सचिन पायलट एक वो फैक्टर नज़र आए हैं जिसको लेके कांग्रेस तो मतलब उनको मानती ही है, कांग्रेस में तो उनके समर्थक है ही है, लेकिन बीजेपी में भी उनके समर्थन में कई बयान देखने को मिलते हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी में देखने को मिलता है। अब हनुमान बेनीवाल भी कहीं ना कहीं उस लाइन में भी खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को वो गलिया भी रहे जैसा कि वो हमेशा बाकी नेताओं को गलियाते हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल के विरोधी जो है वो उनको बड़बोले नेता के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह वो बयान देते हैं बढ़ चढ़ कर, और कई बार उनके बयान तर्क से बहुत परे होते हैं, मतलब बेतुके बयान भी उनके सामने आते हैं। तो इसीलिए उन बयानों की बात करेंगे, क्यों सचिन पायलट का उन्होंने जिक्र किया, आज 8 PM शो में उसी की चर्चा करेंगे। तो चर्चा से पहले हनुमान बेनीवाल के वो बयान सुनिए। पार्टी तो 66 साल बाद मैंने बनाई राजस्थान में, जो 10 साल तक है। आरएलपी 66 साल बाद हनुमान बेनीवाल और नौजवानों के सामने पार्टी बनी। उसके बाद बनी भारतीय आदिवासी पार्टी। तो दो ही पार्टियां बनी राजस्थान की, लोक दल, जनता दल, दम की पार्टी। ये पार्टियां तो बाहर की थी। यूपी हरियाणा के लोग उनके अध्यक्ष थे, वहाँ से झंडा आता था, डंडा आता था, उसको लेके घूमते थे राजस्थान के लोग। ये मैं राजस्थान के लोगों को जगा रहा हूँ कि वो उठो और अपनी व्यवस्था को बदलो, और नहीं बदलोगे तो तकलीफ खुद पाओगे। हमारा हम तो पा ही रहे हैं भाई। सुन, राजस्थान के अंदर अगर जन्म लिया है तो राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों की सेवा करते करते अगर जीरो भी रिजल्ट आए तो भी हम परवाह नहीं करते। 28 तक हम लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि तीसरा मोर्चा भी बने, सारा कुछ हो, और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पिछली बार अगर मैं कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर लेता तो बीजेपी नहीं आती सत्ता के अंदर, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था कि कांग्रेस बीजेपी से हम अलायंस नहीं करेंगे और हम अकेले लड़ेंगे, और अकेले ही लड़े। वोट हमारे 1 लाख बढ़े, लेकिन सीटें कम हो गई। और अब की बार पहले दिन से आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने हारने के बाद पहले दिन से कोई आदमी सड़क पर आपको लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लोकसभा में भी 100% उपस्थिति है, जिसके पार्टी के नौजवान हर जगह हर मामले के अंदर जाके न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं। और आज राजस्थान में ये स्थिति हो गई कि आरएलपी पार्टी का नाम आ जाता है, एक ट्वीट आ जाता है, या पार्टी का कार्यकर्ता कोई फ़ोन कर देता है कि हम आ रहे हैं, उससे पहले लोगों को 60% न्याय मिल जाता है। तो बहुत बड़ी जीत ये हमारी है। बहराना धाम के अंदर जिस तरह साधु संत आंदोलन करे दूदू में, सबसे पहले मेरे पास आए भरोसा करके। कल मैं बहराना धाम का प्रोग्राम बना रहा हूँ, अभी हम तय कर लेंगे कल बहराना जाने का, और आवश्यकता पड़े तो बड़ी रैली भी करेंगे। रिको की जो गुंडागर्दी है, यहाँ जिन अधिकारियों की गुंडागर्दी है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा नज़दीक समझ रहे हैं सरकार के, उनकी दादागिरी भी ठीक करेंगे। और साधु संत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में देश में और प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंगे पांव घूम के हर परिस्थिति में झगड़े, कई तरह जगह जान भी दी साधु संतों ने, और उनको अगर धूप में बैठना पड़ रहा है तो सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ये देश सवाल पूछ रहा है। ये हम सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गया सनातन? आप तो साधु संतों को इसके अंदर बिठा कर रखो, जब आपकी पार्टी तो साधु संतों के नाम से ही चल रही है, और आपका एक बाबा विधायक वो तो वहाँ जाके साधु संतों लड़का आया। कितना बड़ा दुर्भाग्य बताओ मुझे। तो कल मैं वहाँ जाऊँगा और बहराना धाम के अंदर भी साधु संतों की जीत हम कराएंगे। वो निश्चित रहें, 100% जीत जो चाहते वो चाहते हैं होगा। रिको को वहाँ से भगाएंगे और उनकी बात रखेंगे। पायलट की भूमिका कैसी देख रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि प्रदेश पायलट साहब नज़दीक रहे हुए हैं ना, तो इसलिए अब जैसे मान लो मैं बीजेपी के अंदर रहा हुआ हूँ, मैं बीजेपी से हट के बाहर आया, तो कहीं न कहीं बीजेपी ये सोचती है हनुमान जी पहले हमारे थे उनके दिमाग में, लेकिन मैंने पार्टी बना ली, इसलिए मुझे अब नज़दीक नहीं मान सकते। मेरी तो पार्टी अलग हो गई ना। पायलट साहब अदर जूल में, वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर, तो कहीं न कहीं उनका इशारा, और ये सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में है पायलट साहब आज भी। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुजरों में अगर हमारे पास सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के पास तो सचिन पायलट है, ये बीजेपी के नेता कहते हैं। मैं क्या करूँ, वो कहते हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। उनको पार्टी बनानी चाहिए। हमने तो कोशिश की उनको 2 बार सीएम बनाने की, भाई 18 में भी सीएम बनाने की कोशिश की, गहलोत से दुश्मनी ली, उनके बेटे को हराया, और फिर जब सरकार गिर रही थी तब 3 विधायक मेरे सचिन पायलट के साथ थे, पायलट सीएम बने। अब उनकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी किस्मत लिखूंगा, और अब वो नहीं रह सकता। अब आप केरल में कह रहे हैं हमने जीता दिया, अरे यार खुद राजस्थान तो जीता ही नहीं पा रहे। कई बीजेपी के नेताओं को दिमाग खराब हो गया, कह रहे बंगाल हमने जीता रहे, तो खुद तो अपनी सीटों में जीत नहीं पाए 3-3 4-4 बार। शर्म तो करो थोड़ी बात। क्या बयान दिला रहे हो बेचारे सीधे लोगों को उनसे कि इनका ये रहा, बंगाल में छुप गए तुम, कुछ बाहर तो नहीं निकले थे,
टीएमसी के डर से प्रचार तो नहीं करते थे 8 बजे बाद। यहाँ कह रहे कि हमने जीता दिया, खा पी के होटलों में पड़े रहते थे, फालतू की बात करते हैं। ये बात नहीं करनी चाहिए उन लोगों को, उनको खुद के गिरेबान में झांक के देना है। तुम्हारा खुद का तुम्हारे क्षेत्र में प्रभाव नहीं है और आने वाले चुनाव में भी तुम हारोगे बुरी तरीके से। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने सचिन पायलट को लेकर कहा कि भाई मैंने तो उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी किस्मत ही नहीं है। अब किस्मत मैं थोड़ी ना लिख दूंगा। ठीक है, खैर चलिए, आप सही कह रहे भाई, आपने बहुत बड़ा समर्थन किया होगा। अब इस पर कई उनके विरोधी ये तक कहते आए हैं कि भाई अपने आप को देखिए, वो जिता नहीं पाए और फिर वो सचिन पायलट को किस तरह वो मुख्यमंत्री बना लेते, ये कई लोगों के समझ में बात नहीं आती। हालांकि उनके समर्थक तो पूरी तरह मानते हैं जो वो कहते हैं। अब लेकिन जो दूसरी बात वो कह रहे हैं वो मैं इसीलिए यहाँ पर जोड़ रहा हूँ कि देखिए, बंगाल का चुनाव हुआ। अब बंगाल में ममता बनर्जी को दूसरी बार, पहले नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने हराया था और अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने भवानीपुर से भी ममता बनर्जी को हरा दिया। अब इस हार में, क्योंकि देखिए पूरे बंगाल, जब भी कहीं का भी चुनाव होता है तो कुछ सीट्स ऐसी होती है जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। तो बंगाल में इकलौती वो सीट है भवानीपुर, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा चुनाव के शुरुआत से लेके रिजल्ट वाले दिन तक रही। और चर्चा की वजह थी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो अब मौजूदा सीएम है, जो पूर्व सीएम थी ममता बनर्जी, वो आमने सामने थे। जबकि ममता बनर्जी से पहले नंदीग्राम में भी आमने सामने थी, वहाँ भी उनकी हार हुई, यहाँ भी उनकी हार हुई और नंदीग्राम में भी बीजेपी की ही जीत हुई। शुभेंदु अधिकारी ने वहाँ भी टीएमसी को मात दी। खैर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जैसे ही भवानीपुर काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले तो इससे पहले तक राजस्थान के कई नेताओं के नाम की चर्चा हो रही थी कि उन्होंने बंगाल में चुनाव जिताया। उसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी है और भी सुनील बंसल भी है, कई नेताओं के नाम का जिक्र हो रहा था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के नाम की इतनी चर्चा नहीं हो रही थी। अब जैसे ही वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले, शाम का वक्त था और उन्होंने सबसे पहले जो धन्यवाद दिया, एक तो सभी समाज को दिया और उसी जो उनकी जीत के बाद का पहला बयान था उसमें उन्होंने नाम लिया राजेंद्र राठौड़ का। अब राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया, उनके साथ के 8 विधायकों का नाम लिया कि उन्होंने मेरे लिए भवानीपुर में बहुत ज़्यादा काम किया है। इसके बाद राजेंद्र राठौड़ देखिए चर्चा में आ गए। अब चर्चा में आ गए तो कांग्रेसी जो थे उनकी तरफ से भी उन पर पलटवार आया। ये हम आपको TV9 पे पहले भी आपको बता चुके हैं। लेकिन देखिए, अब इसमें हनुमान बेनीवाल भी कूद गए क्योंकि गोविंद डोटासरा का बयान आया था कि भाई खुद तो जीत नहीं पाए और वहाँ जिताने का दावा कर रहे। भाई वो दावा राजेंद्र राठौड़ नहीं कर रहे, वो दावा किया है, उनको शुक्रिया अदा किया है खुद शुभेंदु अधिकारी ने, जो कि अब मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए। तो देखिए, इतना समझना चाहिए कि जो कांग्रेसी नेता जीतकर राजस्थान से गए, उन्होंने हरियाणा के जिता पाए, जबकि इस बार इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि इस बार लग रहा था, चाहे वो एग्जिट पोल हो या जनता की तरफ से जो बयान सामने आ रहे थे कि हाँ भाई वो इस बार वहाँ पे बदलाव होना और कांग्रेस वहाँ पर आनी है, लेकिन आप जीता जिताया प्रदेश नहीं जिता पाए, तो ये बात अच्छी नहीं लगती। अब जो गोविंद डोटासरा के लिए बात है वही हनुमान बेनीवाल के लिए, वो कह रहे भाई देखिए, सचिन पायलट के लिए कह रहे कि वही खुद तो राजस्थान जिता नहीं पाए, केरला जिताने का दावा कर रहे हैं। वो प्रभारी है, जब वहाँ पर जीते हैं कांग्रेस तो उनको श्रेय जाना ही जाना है। अब देखिए, असम में कांग्रेस की हार हुई तो जितेंद्र भवर सिंह ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार भी हार हुई और इस बार भी बहुत बुरी हार हुई असम में कांग्रेस की। कम से कम टक्कर देने लायक हार होनी चाहिए, तो एक बार को समझ में भी आता है। ठीक है, रणनीति में थोड़ी बहुत चूक चलती है। अब हनुमान बेनीवाल उनको भी कह रहे, सचिन पायलट को भी, इधर सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ के लिए भी कह रहे, क्योंकि सतीश पूनिया इससे पहले वही सतीश पूनिया जो अपन खुद तो हार गए लेकिन हरियाणा जिता के लिए आए, बिहार में उन्होंने मेहनत की, बंगाल में भी उन्होंने मेहनत की, जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी वो उस पर खरा उतरे ये नेता। तो देखिए, इस तरह एक हार हो जाने से कोई नेता छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ना ही उसकी रणनीति खराब हो जाती। अब हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को आखिर निशाना क्यों साध रहे या उन्हें क्या दोबारा से बुलाने की कोशिश कर रहे, ये सब आज के 8 PM शो में चर्चा करेंगे। अम्बेश श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ क्या बड़बोलापन है? क्योंकि देखिए, बेतुके बयान की जो मैंने बात की, आपने उनका ये बयान अभी सुना भी होगा और आपने लगातार दिखाया भी है, देखिए TV9 पर, कि वो कह रहे हैं कि भाई मैंने सबसे पहले 66 साल बाद मैंने पार्टी बनाई है राजस्थान में। क्यों इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने नहीं बनाई? क्या घनश्याम तिवारी ने नहीं बनाई? मैं जिताने पे आ जाता हूँ। जी, जिताने का उन्होंने कहा ना कि मतलब केरल में को अपने यहाँ तो जिता नहीं पाए, केरल में जिता दिया, बंगाल में जिता दिया। हनुमान बेनीवाल जी से एक सवाल ये पूछा जा सकता है, आप सचिन पायलट को जिता देते हो, आप अशोक गहलोत को बेटे को हरवा देते हो जी, आप भवानी सिंह के बेटे को जिता देते हो, आप राजस्थान में 199 जो सीटें हैं बस खुद को नहीं जितवा पाते, वहां पे आप लोगों को जितवा देते हो, लेकिन आपको खुद लोकसभा सीट जीतने के लिए कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन चाहिए होता है। पहली बात जी, खुद की पत्नी जब खड़ी होती है आप उसको चुनाव नहीं जितवा पाते हो। दूसरी बात जी,
ठीक है। और अब आप दावा कर रहे हो कि आप राजस्थान में जैसे तमिलनाडु में बदलाव हुआ है, वैसे आप राजस्थान में बदलाव, जनता में आप संदेश भेजोगे, बदलाव लाओगे, आपको बड़े बड़े नेता चाहिए। मतलब आपको, क्योंकि अलग समाज बटा हुआ है, तो आपको समाज के हिसाब से बड़े बड़े नेता चाहिए ताकि अलग अलग उसमें जीता जाए। यानी आप मानते हो कि आप सर्व समाज के नेता नहीं हो, सर्व समाज आपको समर्थन नहीं कर रहा। ये आप खुद स्वीकार, ये मैंने नहीं कहा, ये खुद वो कह रहे हैं कि मुझे हर एक उसका बड़ा नेता चाहिए जी, है ना। जैसे उन्होंने इसमें एक लपेट उन्होंने सचिन पायलट के लिए दे दिया कि सचिन पायलट बीजेपी में गुजरों के लिए बड़े नेता हैं। ठीक है, अगर सचिन पायलट बीजेपी में गुजरों के लिए बड़े नेता हैं, तो गुजर बाहुल क्षेत्रों की 5 सीटें कांग्रेस कैसे जीत गई? बिल्कुल। धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, ये बीजेपी कांग्रेस कैसे जीत गई? वो तो फिर बीजेपी के खाते में जानी चाहिए थी। अब दरअसल दिक्कत क्या है ना, सियासी गलियारों में चर्चा और लोग जो कह रहे हैं ना कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से 2018 में उन्होंने पार्टी बनाई, उससे पहले वो बीजेपी में थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े, खियूसर से जीते, उसके बाद फिर 2018 में उन्होंने पार्टी बनाई। अब मैं पार्टी पे आ जाता हूँ। पार्टी बनाई, 2018 में लड़े तो उनको 3 सीटें मिली। अच्छा भाई, उन्होंने ले दे के कांग्रेस बीजेपी को खूब गरियाया। उसके बाद फिर वो आ गए 2023 में, 23 में उनके खाते में रह गई 1 सीट, वो भी जो इकलौते वो खुद जीते थे। पता लगा वो लोकसभा लड़े और वो भी चली गई। अब उन्होंने जो कहा कि हाँ भाई 66 साल में किसी नेता ने पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने कई सारी पार्टियों के नाम लिए कि वो तो बाहर की है, वो वहाँ से आए थे, वो वहाँ से आए थे। ठीक है, बाहर की पार्टी आके राजस्थान में बीएसपी 2-2 बार 6-6 विधायक ले लेती है, और आप 18 में 3 और 23 में 1 सीट लाते हो, आपने बनाई। अब 66 साल में किसने किसने राजस्थान के किन किन नेताओं ने पार्टी बनाई? तो बीजेपी से ही निकले हुए नेता, जो बाद में बीजेपी में वापस भी चले गए, घनश्याम तिवारी, आपका किरोड़ी लाल मीणा। ठीक है, और आप खुद बीजेपी से ही निकले हो, आप भी मानते हो कि आप बीजेपी में थे। आप हाँ, उन्होंने तो कहा बीजेपी से निकले हुए नेताओं ने ही पार्टी बनाई, और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए तो वापस चले गए। आप 2 ट्राई कर चुके हो, 28 के लिए आपने बोल दिया है कि अगर 28 में सफल नहीं हुए तो घर बैठ जाएंगे, ऐसा उन्होंने कई बार बयान दिया है कि भाई ये मेरा आखिरी चुनाव होगा 28 वाला। ठीक है, उसके अलावा आप कहते हो 66 साल में नहीं बनी। बीटीपी, वो भी तो राजस्थान की पार्टी है, वो 2018 में उनके 3 विधायक थे। वो बात अलग है कि उनमें बाद में फूट पड़ गई, तो राजकुमार राउत अलग हो गए, फिर वो बीएपी बन गई। बीटीपी भी है, बीएपी भी है। तो ठीक है, अब इस तरीके से निशाना साध के कि किसी ने कुछ किया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़, मैं हनुमान बेनीवाल की तारीफ़ करूँगा, अब उनके समर्थक बोलें या वो मुझे गरियाएं, वो कमेंट करें कि इसको कुछ आता नहीं है। हनुमान बेनीवाल एक चीज़ है कि जो संघर्ष करते हैं ना इंसाफ के लिए, वो सक्सेसफुल रहता, और अगर वो उसी हिसाब से संघर्ष करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बजाय कि इस तरीके की बयानबाजी करने के। क्योंकि कभी वो, अब देखिए, उन्होंने सचिन पायलट को खूब निशाने पे रखा। अगर सचिन पायलट इसी तरीके के नेता हैं कि वो एसी में रहने वाले नेता हैं, फिर आप क्यों कहते हो कि वो आपकी पार्टी में आ जाए? अगर वो आपके साथ आ जाएंगे तो आप बहुमत की सरकार बना लोगे। अगर वो एसी में रहने वाले नेता है ना, तो आप अपने बयान में खुद कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो। एक तरफ तो आप कहते हो कि वो एसी के नेता है, एक तरफ आप कहते हो कि अगर सचिन पायलट आ जाए, अगर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ आ जाए तो हम सरकार बना लेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आप अशोक गहलोत को, ताउम्र आप अशोक गहलोत पे निशाना साधते रहे कि अशोक गहलोत फलाना है, अशोक गहलोत धमाका है, अशोक गहलोत ने पेपर लीक करवाया, अशोक गहलोत को मैंने बेटे को हरवाया, 2-2 बार हरवाया लोकसभा का चुनाव। आपके साथ अशोक गहलोत 2024 में मंच साझा कर रहे थे। मतलब सोचिए कि आपने अशोक गहलोत के साथ कितनी बड़ी गद्दारी करी है। अगर हनुमान बेनीवाल के बयान को ही लें तो कितनी बड़ी गद्दारी करी कि वो आदमी आपके चुनाव के लिए नागौर आया, आप उसके साथ मंच साझा कर रहे हैं और आप उनके बेटे को हराने का काम कर रहे थे जी। तो आपके जो समर्थक है ना, वो भी कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे हनुमान बेनीवाल जी कि आपके किस बात पे स्टैंड करें। जब आपको फायदा लगा, आप अशोक गहलोत के साथ मंच साझा कर रहे हैं, वो आपके साथ आपके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, और ठीक है, और आप वहीं कह रहे हो कि आप जब चुनाव खत्म हो गया, आप जीत गए, तो आप कह रहे हो कि आपने तो 2-2 बार उनके बेटे को हराया। तो अगर इस तरह के कन्फ्यूजन से हनुमान बेनीवाल शायद कन्फ्यूज्ड हैं, और इस कन्फ्यूजन की वजह से ही वो बयानबाजी कर देते हैं जो शायद उनके लिए ठीक नहीं है। हाँ, मैं फिर वही कहूँगा कि उनका संघर्ष जो वो न्याय दिलाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जितनी बार आवाज़ उठाई है, वो औरों की तरह वो दिखावा नहीं करते हैं। वो वाकई जहाँ पे बैठे हैं, फिर वो इंसाफ का पेपर लेके ही उठे हैं
कि हाँ भाई न्याय उन्होंने करवा के ही दम लिया। तो इसमें तो उनकी तारीफ करनी होगी, और मुझे लगता है कि शायद वो बेहतर कर सकते हैं अगर वो ये तीखा टिप्पणी नेताओं पे करना छोड़ दें। क्योंकि देखिए हनुमान बेनीवाल पे आपने इतने वॉर किए, लेकिन सॉरी सचिन पायलट पे, लेकिन सचिन पायलट ने आज तक आप पे कभी पलटवार नहीं किया। वसुंधरा राजे पे आपने इतने वार किए, ठीक है, उन्होंने आप पे कभी पलटवार नहीं किया। तो आप अपना कद ना फिर ऐसी जगह पे छोटा कर लेते हो कि आप तो निशाना साध रहे हो, सामने वाला इग्नोर कर रहा है, ठीक है बोलने दो, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इस तरह टीका, या तो फिर आप डटे रहो, कि हाँ भाई ये नेता बुरे हैं और इन सब बुरे हैं और हम अलग ही खड़े रहेंगे। थलापति विजय जिन्होंने तमिलनाडु में सरकार बनाई है, उनके सामने लास्ट में सिचुएशन क्या आई कि भाई या तो वो AIDMK का साथ लें या फिर DMK का साथ लें, कैसे सरकार बनेगी। उन्होंने किसी का साथ नहीं लिया, ठीक है। बहुत उनको 3 बार राज्यपाल से वापस लौटना पड़ा क्योंकि बहुमत साबित नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन वो डटे रहे क्योंकि जिस पूरे 2 साल में उन्होंने जिन पार्टियों को निशाने पर रखा, चाहे वो AIDMK हो चाहे DMK हो, ठीक है। कांग्रेस को उन्होंने कभी ऐसा कुछ निशाना साधा नहीं, कांग्रेस उनके साथ समर्थन में, लेकिन हाँ जिन 2 पार्टियों को उन्होंने निशाने पर रखा, फिर उसको उन्होंने सरकार बनाने के लिए साथ भी नहीं लिया, और ना ही किसी को उन्होंने उनके साथ मंच पे वो कोई आया भी। तो इस तरीके का एक आपको जब स्टैंड लेते हैं ना, एक तरफा स्टैंड लेते हैं कि हाँ भाई मेरा ये स्टैंड है और ये बिल्कुल क्लियर है, चाहे हम सरकार में आए चाहे नहीं आए, चाहे जीतें चाहे हारें, जो भी है, तो वो एक स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। आपको अपनी लोकसभा के लिए कांग्रेस का साथ भी चाहिए, अपनी लोकसभा के लिए बीजेपी का साथ भी चाहिए, फिर जब उपचुनाव होंगे तब फिर आप अलग अलग चुनाव लड़ोगे। तो ये सब भ्रांतियों में ना जो आपके चाहने वाले ना समर्थक हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी तो वो बीजेपी के लिए उनको नारे लगाने पड़ते हैं, भाई 2019 में क्या हुआ, वो बीजेपी के लिए नारे लगा रहे थे, फिर 2024 आया तो पता लगा नहीं इस बार बीजेपी के साथ नहीं जाना है, इस बार कांग्रेस के लिए नारे लगाने। तो और RLP के लिए अलग लगाने हैं, कांग्रेस के लिए भी लगाने हैं, बीजेपी के लिए लगाने हैं। तो आपके समर्थक ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जो आपके कट्टर समर्थक हैं, जो फिर वही आप शब्दों वाले बयानबाजी वाले वो करते रहेंगे, वो आपके कट्टर समर्थक नहीं है, वो वही है जो आपको आईना दिखाए ना, वो आपका समर्थक हो सकता है। जो सिर्फ आपकी नारेबाजी करे, वाहवाही करे, वो आपका समर्थक बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो देखिए अब हनुमान बेनीवाल के अपने बयानों, जो मतलब बयान जिस तरह से देते हैं, क्या उससे थोड़ी उसमें कमी करेंगे या नहीं करेंगे, और सचिन पायलट का राजस्थान में क्या कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति के केंद्र में नज़र आ रहे हैं इन दिनों, पिछले 1 महीने से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो उससे तो लगता है कि 28 के चुनाव में सचिन पायलट एक बड़ा फैक्टर होने वाले हैं। सचिन पायलट का कद ना अब मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा हो गया है जी, ठीक है। अब सचिन पायलट इस हैसियत पे है ना कि हो सकता है कि वो बोले कि नहीं यार मैं नहीं बन रहा, एक काम करो इनको बना दो। बिल्कुल। सचिन पायलट उस हैसियत में पहुंच गए हैं कि शायद उनको अब मुख्यमंत्री पद की वो लालसा भी नहीं रही होगी, क्योंकि जिस आदमी को आप देखो ना, छत्तीसगढ़ का प्रभार आपके पास, केरल के चुनाव प्रभारी आप बनाए गए, अगर कहीं ये आपके KC वेणुगोपाल जी अगर कहीं वो केरल के CM बन जाते हैं तो फिर महासचिव, तो आप समझ लो संगठन महासचिव सचिन पायलट, ये मान के चलिए कि लिख के रख लीजिए कि संगठन महासचिव सचिन पायलट ही हो गए अगर KC वेणुगोपाल जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी हैसियत हो जाएगी सचिन पायलट की। तो मुझे नहीं लगता कि, मतलब ठीक है, अब कांग्रेस को अगर वो राज्य जीतना है, राजस्थान में वापसी करनी है, तो सचिन पायलट को आप हटा नहीं सकते राजस्थान से, क्योंकि जहां आपने वहां से हटाया उनको, वहाँ पे आप मान लीजिए कि आपकी 60% 70% हार जो है वो तय है। बिल्कुल। तो देखिए सचिन पायलट का भी भविष्य क्या होगा, जल्द ही ये समझ में आ जाएगा। केरल का जैसे मुख्यमंत्री घोषित होगा। तो फिलहाल आज के PM शो में इतना ही। सचिन पायलट को लेकर आपकी क्या राय है, हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि 28 के चुनावों में क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर अपनी जगह वो किसी और को बैठा देंगे, या एक बार फिर से गहलोत खेमा एक्टिव हो जाएगा, या किसी और का नाम सामने आएगा। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।